हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो पढ़ाई लिखाई की इस कड़ी में हम लोग आज क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। कुछ बच्चों का डिमांड्स था कि सर क्लास 9th का मैथमेटिक्स भी पढ़ाइए, तो मैं उनके डिमांड पे ये चैप्टर का प्रश्नावली 1 जो नंबर सिस्टम है उसका प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को सॉल्व करूंगा और आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे और जहां कहीं भी दिक्कत हो मुझे बताइए, मैं उसका कोशिश करूंगा कि जो समस्या है समाधान करूं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P बटा Q के रूप में P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P Q पूर्णांक है। P, Q पूर्णांक है। P, Q पूर्णांक है और Q does not equal to 0। Q does not equal to 0 है। यानी ये सारा चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है। मेन रूप से अपना जो क्वेश्चन है वो ये बताना है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको परिमेय संख्या की समझ होनी चाहिए कि परिमेय संख्या क्या है। तो देखिए, परिमेय संख्या के बारे में मैंने बताया था कि परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या वह संख्या है जो P बटा Q के रूप में होता है और यहाँ पर P और Q पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात Q शून्य नहीं है। ये जो मैंने लिखा है इस वाले टर्म के लिए लिखा है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि Q शून्य नहीं है। ये परिमेय संख्या का डेफिनेशन है, परिभाषा है। इसको आप भली भांति जानते होंगे। अगर नहीं जान रहे हैं तो इसको समझिए कि P बटा Q जहाँ PQ पूर्णांक है। अब बात आती है कि पूर्णांक है। पूर्णांक को आप समझ रहे हैं। पूर्णांक का मतलब है, एक बार देख लीजिए, पूर्णांक क्या है। मतलब पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अजोड़ अंक। यानी कोई भी अंक अगर पूर्ण है, यानी दशमलव में नहीं है। पूर्ण का मतलब पूर्ण का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4, शून्य भी क्यों ना हो
तो ये पूर्णांक का मतलब ये होता है, एंड सो ऑन, पूर्ण अंक है। मतलब इसमें निगेटिव भी हो सकता है, जैसे -3, -2, -1, इस तरह से, ठीक है। निगेटिव यानी पूर्णांक का जो अपना डेफिनेशन है कि वह पूर्ण अंक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब होता है कि उसमें धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, और शून्य हो। और क्या हो? शून्य हो। ये आपका क्या है? पूर्णांक है, जो कि डेफिनेशन में आपको यहाँ दिया हुआ है कि P/Q के रूप में होना चाहिए। PQ पूर्णांक हो, मतलब पूर्णांक का मतलब कि ये -1, -2, -3, -2, -1 या फिर इस सब में से कोई एक होना चाहिए। P/Q यानी P भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक आप देख रहे हैं कि ये वाला जो टर्म है, ये सारी संख्याएं पूर्णांक है, यानी पूरा अंक होना चाहिए। इसमें से पूरा अंक कहने का मतलब कि दशमलव में नहीं होना चाहिए। 3 है तो ये पूर्ण अंक है, तो ये हो गया पूर्णांक। और पूर्णांक में क्या क्या है? तो धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, शून्य है। धनात्मक कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऋणात्मक कहने का मतलब -1, -2, -3, -4, -5। यानी जिसके पीछे निगेटिव लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, वो क्या है? ऋणात्मक है। जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है या फिर प्लस लगा हुआ है, तो वो धनात्मक संख्या है। या तो कोई चिन्ह नहीं होगा, अगर होगा भी तो प्लस होगा। और एक शून्य है, इस सब के बीच में यहाँ पर एक शून्य को ले लीजिए, तो ये जो है संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो P और Q दोनों में आप ये देख रहे हैं कि पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। इसको आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद इस प्रश्न को बनाएंगे। तो परिमेय संख्या P और Q, P हो गया अंश, इसको देखिए, इसको कहेंगे अंश के रूप में, यानी ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। ये भी अंश भी पूर्णांक होना चाहिए, हर भी पूर्णांक होना चाहिए, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो P ऊपर वाला अंक अंश, Q नीचे वाला अंक हर, और Q जो यहाँ लिखा है शून्य नहीं होना चाहिए, तो यहाँ हर जो है शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। अगर परिमेय संख्या होगा तो हर शून्य नहीं होगा। हाँ, अंश शून्य हो सकता है, तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस चीज़ को आप समझ जाएं तो आपका जो यहाँ प्रश्न दिया हुआ है वो आपसे बन जाएगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इस पर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब जो इसके पीछे जो कंसेप्ट था मैंने उसको आपको बताया। अब जो है इसको मिटाता हूं। ठीक है, अब जो है इसमें क्वेश्चन पूछता है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है? तो हम यहाँ देखेंगे इसका उत्तर, इसका जो सॉल्यूशन होगा, हल होगा, उसको देखते हैं। तो होगा हाँ, शून्य परिमेय संख्या है। क्या होगा? हाँ, शून्य परिमेय संख्या है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि सर आपने तो कह दिया कि हाँ शून्य परिमेय संख्या है, लेकिन कैसे? इसको भी तो समझना होगा। तो आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे कि मैंने शुरुआत में ही इसके पीछे छिपे कॉन्सेप्ट को बताया है।
कि P बटा Q के रूप में होना चाहिए। तो क्या मैं शून्य को P बटे Q के रूप में लिख सकता हूं? तो बात है हाँ। कैसे? शून्य अगर यहाँ है, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है तो आप लिख देंगे 0/1। क्यों? क्योंकि 0 में 1 से भाग देने पर रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आना है, वह 0 ही होगा। तो इस 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, इस 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, इसीलिए यह परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं थोड़ा अच्छे ढंग से। तो इसके एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या। इसकी जो व्याख्या करेंगे उसमें हम लिखेंगे कि परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का एक शर्त है, परिमेय संख्या का शर्त है कि P बटा Q के रूप में, Q के रूप में होना चाहिए, होना चाहिए। परिमेय संख्या का यह शर्त है कि P बटा Q के रूप में होना चाहिए। अब और एक और शर्त है यहाँ पर कि PQ पूर्णांक हो, यानी P और Q पूर्णांक हो तथा Q शून्य नहीं हो, शून्य नहीं हो। ये दो जो अपना शर्त है, P बटा Q के रूप में होना चाहिए और PQ पूर्णांक हो और Q शून्य नहीं हो, यानी ऊपर वाला जिसको हम अंश कहते हैं वो भी पूर्णांक हो और नीचे वाला जिसको हम हर कहते हैं वो भी क्या हो? पूर्णांक हो। तो हम शून्य को निम्नलिखित तरीके से लिख सकते हैं, निम्नलिखित तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब निम्नलिखित तरीके से कैसे लिख सकते हैं? तो शून्य बराबर हम 0/1 लिख सकते हैं। इसमें अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने यहाँ बताया भी है कि P बटा Q के रूप में, तो P अंश है और Q क्या है? हर है। तो हमको परिमेय संख्या में यही ध्यान देना है कि P बटा Q के रूप में। तो ये हो गया P और ये हो गया Q। अगर हम इस तरह P बटे Q में लिख पाते हैं तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। और दूसरा कंडीशन जो यहाँ दिया हुआ है, P और Q पूर्णांक है, तो ये देखिए 0, ये पूर्णांक है, 0 क्या है? पूर्णांक है। और यह 1 भी क्या है? पूर्णांक है। 1 भी क्या है? पूर्णांक है। यानी दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है और Q 1 है यहाँ पर, और Q बराबर यहाँ क्या है? 1, अर्थात यहाँ शून्य नहीं है। Q जो है शून्य नहीं है, इसीलिए 0 बराबर 0/1 लिख सकते हैं और यह क्या होगा? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, 0 बराबर 0/2 भी लिख सकते हैं और यह 0P है, 2Q है। और देखिए 0 पूर्णांक है, 0 क्या है यहाँ पर? 0 पूर्णांक है और यहाँ 2 क्या है? पूर्णांक है। तो और एक कंडीशन Q बराबर 2 है, Q बराबर क्या है? 2 है। तो
ओवरऑल यहाँ अगर देखें तो 0 बराबर 0/2 क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या इसको समझने में कोई दिक्कत? मैंने यहाँ पर दे भी दिया है कि यह Q जो है 0 के बराबर नहीं है और Q कितना है? 2 के बराबर है। यहाँ पर देखेंगे कि Q 1 के बराबर है, मतलब 0 नहीं है, तो इसलिए हमारा शून्य जो है क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए लिख सकते हैं कि शून्य परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमको नहीं लगता है कि इसमें आपको समझने में कहीं से कोई दिक्कत हुई होगी। देखिए, समझना इतना ही है, 3 चीज कह रहा है इसमें कि P/Q के रूप में होना चाहिए, तो P/Q के रूप में होना चाहिए। एक कंडीशन आपके लिए ये है कि P/Q के रूप में होना चाहिए। चलिए, यानी अंश और हर के रूप में, अंश और हर के रूप में होना चाहिए। दूसरा कहता है कि P और Q पूर्णांक हो, तो पूर्णांक आप देख रहे हैं कि पूर्ण अंक है, मतलब 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्ण अंक है, दशमलव में नहीं है। ठीक है, और Q शून्य नहीं है, तो देखिए Q यहाँ पर एक जगह 1 हो रहा है, एक जगह 2 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना कहता है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एक नए कंसेप्ट को लेकर के आया है कि अब 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या को निकालना है। तो 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा सा इस पर आप ध्यान देंगे तो बहुत आसान और इजी तरीके में ये परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो थोड़ा सा मैं पहले बता दूं कि परिमेय संख्या जब निकालना है, जैसे हमको 6 परिमेय संख्या निकालना है, क्या करना है? 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो इसको 6 लिखेंगे और एक अपने मन से जोड़ देंगे। जितना परिमेय संख्या निकालना है उसमें एक जोड़ देंगे, तो 6 में आपने एक जोड़ा 7 हो गया। हमको अगर 5 कहता तो 5 में एक जोड़ देते, 7 कहता तो 7 में एक जोड़ देते, 8 हो जाता। अभी यहाँ पर कह रहा है 6, तो 6 में हमने एक जोड़ दिया, 7। अब क्या करना है कि इस 3 और 4 के बीच निकालना है। तो क्या करेंगे? 3, जो संख्या यहाँ आया है यानी 7, तो अंश और हर में ऊपर नीचे गुना कर देना है इसी संख्या से, जो संख्या यहाँ आया है। तो यहाँ संख्या क्या हो जाएगा? 7 तिया 21/7। ये तो पहली संख्या है। दूसरी संख्या है 4, 3 के बीच 3 का काम कर दिया हमने, अब 4 का काम करेंगे। तो 4 गुने, अब फिर उसी संख्या से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो 4 गुने 7/7, यानी ये हो जाएगा 7 चौके 28 और नीचे बटे में 7 है 7। अब जो है हमको 21/7 और 28/7 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। 21/7 और 28/7। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि 3 और 4 के बीच में पता नहीं चल रहा है कि इतने परिमेय संख्या हम कैसे निकालें। तो थोड़ा सा आसान करने के लिए
मैंने ऐसा किया कि 6 कह रहा है तो 6 में 1 जोड़ दिया, 7 हो गया। अब जो पहली संख्या है उसको 7 से और गुना कर दिया, 7 से भाग कर दिया। तो इसमें देखिए 7 से गुना और 7 से भाग करने में इस 3 में कोई परिवर्तन नहीं है, 7 7 से कट जाएगा। लेकिन अपना काम कैसे बनेगा वो भी तो ध्यान रखना है। तो अपना काम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 और 7 से गुना कर दिया, 7 से गुना और 7 से भाग कर दिया। तो 7 तिहाई 21/7 और इसमें 7 से गुना और 7 से भाग किया यानी 7/7 कर दिया गुने में, तो 7 चौक 28, 28/7 हो गया। ठीक है। अब देखिए अब आसान हो गया। अब आप इसमें परमेय संख्या निकालेंगे ना, 21 है ना, 1 जोड़ देंगे 22/7, 22 हो गया। अब 23/7, फिर इसमें 1 जोड़ देंगे 24/7, फिर 1 जोड़ देंगे 25/7, फिर 1 जोड़ देंगे 26/7, फिर 1 जोड़ देंगे 27/7। देखिए तो बिल्कुल आसान हो गया। आप सोच रहे थे कि कैसे होगा और देखिए बिल्कुल आसान हो गया। 1 2 3 4 5 6 यानी ये आपका 6 परमेय संख्या निकल गया। यही तो आंसर है। क्या है? यही तो आंसर है। तो इसको समझ लीजिए कि जितनी परमेय संख्या कहेगा निकालने के लिए उसमें 1 जोड़ देंगे और उसी संख्या से यानी जितना आएगा उसी संख्या से गुना भी कर देंगे और भाग भी कर देंगे, पहली संख्या में भी दूसरी संख्या में भी। और जो भिन्न के रूप में आएगा संख्या, जैसे 21/7 ये भिन्न के रूप में है, ऐसे काटिएगा तो 7 तिया 21 यहाँ 3 आ जाता है, 7 चौक 28 यहाँ 4 आ जाता है, तो हमारा संख्या वही रह जाता है। लेकिन ऐसा करने से हम आसानी से इसके बीच के परमेय संख्या को निकाल सकते हैं जितनी परमेय संख्या हमको कहता है। ठीक है। तो चलिए अब इसको मिटा करके थोड़ा तरीके से बना देते हैं। तो लिख लीजिए सॉल्यूशन में इसका, चूंकि 6 परिमेय संख्या निकालना है, परिमेय संख्या निकालना है, 6 परमेय संख्या निकालना है, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो हमने इसी बात को यहाँ लिखा कि 6 परमेय संख्या निकालना है, इसीलिए दिए गए दोनों संख्या, दिए गए दोनों संख्याओं, दिए गए दोनों संख्याओं जो 3 और 4 यहाँ दिया हुआ है, तो दिए गए दोनों संख्याओं के अंश यानी न्यूमरेटर, इसको अंग्रेजी में न्यूमरेटर जो आप P/Q कहते हैं, अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में 6 + 1 यानी 7। मैंने यहाँ कहा था कि 6 दिया है तो 1 जोड़ करके और अंश और हर में गुना कर देंगे, तो 6 + 1 7। ठीक है। अब 7 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। मैंने इतना लिख दिया। अब गुना करने के बाद पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या जो कि 3 दिया हुआ है, तो 3 गुने 7/7 क्या हो जाएगा, 21/7। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी,
दूसरी संख्या जो कि 4 दिया हुआ, ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, 4 दिया हुआ, तो 4 गुने 7/7 और 7 चौके 28 यानी 28/7। अब जो है ये दोनों परमेय संख्या के रूप में दिखने लगा, P/Q के रूप में दिखने लगा। तो अब 21/7 और दूसरी संख्या क्या है 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या निकालना है हमको। 6 परिमेय संख्या क्या होगा, तो 21 यहाँ पर है, इसके बाद की जो संख्या है 21 के बाद क्या होगा 22, तो हम क्या लिखेंगे 22/7। अब 22 के बाद क्या होगा 23/7, 23 के बाद एक जोड़ देंगे 24/7, 24 के बाद 25/7, 25 के बाद 26/7, 26 के बाद 27/7। यही जो है आपका 6 परिमेय संख्या है जो बहुत आसानी से निकल गया। अभी आपको कहा 6 निकालने के लिए, कह देता 8 निकालने के लिए तो क्या करते, 8 + 1 कर देते, हो जाता 9। अब यहाँ पर 9/9 से गुना कर देते, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न जो है अपना तीसरा, ये कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न की तरह ही है, तो पिछले प्रश्न में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, तो चलिए ठीक उसी तरह से इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। एक बार आप लोग खुद से करके देखिए। चलिए, अगर नहीं होता है तो फिर मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अभी भी आपको क्या है 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि हमें 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या निकालनी है या निकालना है, 5 परिमेय संख्या क्या है निकालना है। तो 5 परिमेय संख्या निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसीलिए 5 परिमेय संख्या निकालना है, इसीलिए हम अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में कितना से गुना करेंगे 5 + 1 यानी 6, अंश और हर में 5 + 1 6 से गुना करेंगे, अंश और हर में क्या करेंगे गुना करेंगे, और गुना करेंगे तो फिर पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या कितना है 3/5, तो 3/5 मैंने लिख लिया। अब कहता है कि 5 + 1 यानी 6, 5 + 1 क्या होता है 6, इसको ध्यान से देखिएगा। तो हम ऊपर भी 6 से गुना करेंगे और नीचे भी 6 से गुना करेंगे, 6 त्रिक 18 और 5 छक 30, यानी हमारा पहला संख्या जो हो गया वो कितना हो गया 18/30। ठीक इसी तरह से अब दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या जो कि कितना दिया हुआ है 4/5, तो 4/5। अब इसमें कितना से गुना करना है, तो ऊपर और नीचे 6, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। अब जो हमको परिमेय संख्या निकालना है, अब
18/30 और 18/30 और 24/30 24/30 के बीच परिमेय संख्या 18/30 और 24/30 के बीच परिमेय संख्या हमको निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ पर 18 है ना, 18 के बाद क्या होगा 19/30, 19 के बाद 20/30, 20 के बाद 21/30, 21 के बाद 22/30, 22 के बाद 23/30 और 24 तो यहाँ है ही। देखिए 18 था, 18 को मैंने छोड़ दिया, बीच का निकालना है ना, तो इसलिए 18/30 दिया हुआ है, तो 18 से शुरू हो गया, तो 18 और 24 के बीच निकालना है ना। तो 18 के बाद क्या होता है 19, फिर मैंने लिया 20, फिर मैंने लिया 21, फिर मैंने लिया 22, फिर मैंने लिया 23। हर सब का सेम है, इसीलिए सब यहाँ से यहाँ तक ये जो है 5 परिमेय संख्या हो गए। 5 ही है ना, 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एक बार देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न, ठीक है, देख लीजिए। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सत्य और असत्य बताना है, यानी कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसमें सत्य और असत्य बताना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, कथन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सत्य है या असत्य है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, अभी थोड़ा सा इसके आंसर को रोकते हैं और पहले समझते हैं कि क्या कहता है। पहले प्राकृत संख्या कहता है, तो प्राकृत संख्या क्या होती है ये पहले आपको जानना होगा। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या है। प्राकृत संख्या क्या है? गिनती की संख्या। गिनती की संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, यानी ये गिनती की संख्या है प्राकृत संख्या। और दूसरा है पूर्ण संख्या, जो यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हमको अभी नहीं पता है, पहले हम इसके परिभाषा से आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या हो गया कि गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए, यानी प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल किया जाए। शून्य को शामिल कर देते हैं, शून्य को शामिल कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, तो वह पूर्ण संख्या होती है। यानी प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 जो मैंने ऊपर लिखा है, और इसमें अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए तो यह पूर्ण संख्या होती है। शून्य को शामिल कर देते हैं तो यह क्या होती है? पूर्ण संख्या। अब चलिए क्या क्वेश्चन कहता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी यह प्रत्येक प्राकृत संख्या जो 1 से लेकर के 7 तक यहाँ है, आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब आप ही देखिए कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। यहाँ क्या लग रहा है कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक एकदम लाइन से है, मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ये सत्य है। क्या है? ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या
के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे मेंबर पूर्ण संख्या में हैं। तो लिखेंगे प्राकृत संख्या के सभी सदस्य पूर्ण संख्या के संग्रह में हैं, संग्रह में। कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो शून्य नहीं है, लेकिन जितना भी प्राकृत संख्या का सदस्य है यानी 1 से लेके जितना भी आप जाएंगे तो यहाँ से शून्य को छोड़ दीजिए तो सारा मिल रहा है, इसलिए प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, संग्रह में है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सत्य है। क्या है, ये सत्य है। ठीक है, लिख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले पूर्णांक संख्या समझना होगा और पूर्ण संख्या समझना होगा, तभी तो बता पाएंगे। तो इसका जो आंसर है उसको अभी थोड़ा सा रोक दीजिए, पहले पूर्णांक समझिए। तो पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या, आपको पता है कि पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य तीनों शामिल होता है। तो धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 ... ऋणात्मक संख्या क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे माइनस। और शून्य का मतलब शून्य, यानी इस तरह की संख्या अगर इसको एक साथ लिखा जाए, एक साथ अगर लिखा जाए तो यहाँ पर शून्य को दे दीजिए, यहाँ 1 2 3 4 5, और इस तरह चलाइए -1 -2 -3 -4 -5। तो इस तरह की संख्या जो है वो पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इस तरह की संख्या पूर्णांक संख्या। अब पूर्ण संख्या देख लीजिए। पूर्ण संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ... उसमें अगर शून्य को शामिल कर दिया तो यह पूर्ण संख्या हो जाती है। यह क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। अब देखिए कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, यानी ये वाला पोर्शन मिल रहा है, लेकिन क्या इधर जो हम देख रहे हैं निगेटिव, इस पूर्ण संख्या में क्या ये निगेटिव वाला है? ऋणात्मक संख्या है? नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण कैसे होगा? पूर्णांक में ये वाला जो पार्ट है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला जो पार्ट है ये तो पूर्णांक में है, पूर्ण में तो है ही नहीं, पूर्ण में नहीं है। पूर्ण में क्या है? 0 से लेकर आगे बढ़ते हुए, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आगे बढ़ते हुई संख्या। तो ऋणात्मक संख्या यहाँ इस पूर्ण संख्या में नहीं है। ये वाला जो पार्ट है यह पूर्ण संख्या में नहीं है। मतलब सीधा साफ है कि पूर्ण संख्या के संग्रह में पूर्ण संख्या के संग्रह में, यानी पूर्ण संख्या का जो कलेक्शन है, संग्रह में ऋणात्मक
संख्या नहीं है, ऋणात्मक संख्या नहीं है, अतः कथन असत्य है। कथन क्या है? असत्य है। यानी यहाँ जो आंसर आ जाएगा असत्य हो जाएगा। अब क्यों असत्य है ये बात समझ में आ गई कि पूर्णांक संख्या में आप देखेंगे कि पूर्णांक संख्या में 3 आता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो धनात्मक और शून्य तो है पूर्ण संख्या में, लेकिन यह ऋणात्मक संख्या जो पूर्णांक संख्या में है वह इसमें नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है। इसीलिए यह कथन क्या होगा? पूर्णतः असत्य होगा। यह कथन क्या होगा? पूर्णतः असत्य होगा। इस बात को आप ध्यान से देख लेंगे, ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो अपना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो चलिए देखते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या। पहले परिमेय संख्या को, इसका आंसर अभी रहने दीजिए, पहले देखते हैं फिर लिखेंगे। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कहता है P/Q के रूप में होना चाहिए। तो परिमेय संख्या भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में यानी P/Q के रूप में, भिन्न के रूप में या P/Q के रूप में होती है। ठीक है, यानी भिन्न के रूप में P/Q होती है, यानी P/Q के रूप में होती है। अब जैसे देख लीजिए 1/2 ये P/Q के रूप में है, 3/5, 1/2, 3/5, यानी जो भी भिन्न के रूप में, या एक निगेटिव भी ले लीजिए, -3/, बटे में जो दे लीजिए, आपका जो मन करे, 3/4 दे दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ये भिन्न के रूप में है। और परिमेय संख्या पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या के बारे में आपको पता है कि पूर्ण संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। आप बार बार भूल रहे होंगे कि पूर्ण संख्या क्या है। तो 1, 2, 3, 4 प्राकृत संख्या है, उसमें 0 को शामिल कर दिए तो यह पूर्ण संख्या हो जाता है। अब कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या में क्या है? P/Q के रूप में है। ठीक, यहाँ P/Q आपको नजर नहीं आ रहा, हालांकि आप P/Q 1/1, 2/1, 3/1 करके दे सकते हैं, लेकिन ये जो निगेटिव वाला टर्म है ऋणात्मक, वो तो है नहीं। ऋणात्मक टर्म आपको कहीं दिख रहा है पूर्ण संख्या में? नहीं दिख रहा है। यहाँ मैंने 1 दे दिया है, तो ऋणात्मक टर्म आपको नहीं दिख रहा है। तो इसमें पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं है, ऋणात्मक संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं है, और जो ऋणात्मक संख्या परिमेय संख्या में है। और दूसरा, पूर्ण संख्या भिन्न के रूप में नहीं होती है। पूर्ण संख्या भिन्न के रूप में भी, यानी P/Q के रूप में नहीं होती, नहीं है। यह भिन्न के रूप में भी नहीं है और ऋणात्मक संख्या भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया
कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। प्रत्येक परिमेय संख्या तो p बटा q के रूप में, यहाँ एक कंडीशन भी है कि p q पूर्णांक होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या का कंडीशन है, p बटा q के रूप में होना चाहिए, p q पूर्णांक होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए अब पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 5 कहीं ऋणात्मक नज़र नहीं आ रहा है, कहीं भिन्न अभी नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि भिन्न आप बना सकते हैं 1/1 2/1, लेकिन इस तरह से आप नहीं बना सकते हैं 3/5 3/4 1/2, ऐसा नहीं कर सकते। करने के लिए तब यह पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह कथन भी असत्य है। क्या है? असत्य है। यह कथन क्या है? असत्य है। तो इसके लिए आप लिख देंगे असत्य। ठीक है। तो कथन के बारे में आप लिख देंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, यानी यह कथन असत्य। ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका प्रश्नावली 1.1 ख़त्म हो गया। इसके सारे प्रश्नों को मैंने हल कर दिया है। अब आप इसको ध्यान से देख लें, बना लें, और जो भी समस्या है आप हमसे फिर पूछ सकते हैं। तो इसको नोट कर लिया जाए। फिर मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।